गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। बेसिकली हमने जो ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है बेटा वो 11th में कवर किया है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है वो हम लोग 12th में फर्स्ट यूनिट में कवर कर रहे हैं बेटा। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ये जो फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये दोनों फोर्स फंडामेंटल फोर्स से लगभग मिलते हैं, या कह सकते हैं यही फंडामेंटल फोर्स की सीरीज है। दो फोर्स और हैं, एक न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली हम यहां पर दोनों की सिमिलर प्रॉपर्टी की बात करेंगे इस लेक्चर में, और डिसिमिलर प्रॉपर्टी की बात करेंगे। दोनों में सिमिलरिटीज क्या हैं और डिसिमिलरिटीज क्या हैं। तो हेडिंग है यहां पर बेटा कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स and electrostatics force। इन दोनों के बीच बेटा हमें कंपैरिजन करना है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पर सिमिलरिटी देखें क्या है। दोनों के बीच क्या क्या सिमिलर पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या क्या सिमिलर है कि एक चीज तो हम यहां पर देखें कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है बेटा, F इक्वल टू 1 अपान कैपिटल G और कैपिटल M स्मॉल m अपान R स्क्वायर। ये है मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर हम देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बेटा तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। बेटा यहां पर G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M मास ऑफ द बॉडी या कह सकते हैं ग्रेटर बॉडी, मास ऑफ द स्मॉलर बॉडी स्मॉल m है, एंड R ये कैपिटल M ये स्मॉल m, और R इनके बीच का डिस्टेंस है, और इनके बीच जो फोर्स लग रहा है बेटा ये अट्रैक्शन का जो फोर्स है यही ग्रेविटेशनल फोर्स Fg है। और यहां पर सपोज कर लेते हैं एक चार्ज बॉडी है, यहां पर एक चार्ज बॉडी है, ये Q2 चार्ज है ये Q1 चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है बेटा। तो इनके बीच जो फोर्स लगने वाला है वो ये है ये, और इनके बीच जो फोर्स लगने वाला है ये है। तो यहां पर एक चीज आपको फार्मूले से नजर आ रहा होगा, बोथ फोर्स आर ओबे, बोथ फोर्सेस आर ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। देखिए बेटा यहां पर Fg इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, और यहां पर भी आप देख लीजिए कि Fe इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो दोनों में ये प्रॉपर्टी आपको सिमिलर मिल रही है कि बोथ फोर्स आर ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। सेकेंड प्रॉपर्टी है बेटा इसमें, बोथ फोर्स आर प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस और चार्जेज। ये भी प्रॉपर्टी आपको कॉमन दिख रही है कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोपोर्शनल है उन दोनों पार्टिकल्स के मास के प्रोडक्ट के। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देख रहे हैं कि वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स दोनों पॉइंट के चार्ज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल हैं। तो बोथ फोर्सेस इज प्रोपोर्शनल
both forces are proportional to the product of mass or charges. दोनों के मासेस और चार्जेज के प्रोपोर्शनल होगा एंड थर्ड पॉइंट इज both force are सेंट्रल फोर्स. दोनों बेटा ये एक सेंट्रल फोर्स है which is along the, जिनका डायरेक्शन किधर होगा, along the line joining between them. ये उसी की डायरेक्शन में होते हैं या उसी से बिल्कुल सेंटर की ओर होते हैं या सेंटर से बाहर होते हैं, जो इन दोनों पॉइंट चार्जेस को या इन दोनों पॉइंट मासेस को जो लाइन मिलाती है, उसी लाइन जो ज्वाइन करती है उसी लाइन के अलांग होते हैं, या फिर कह सकते हैं उसी की ओर होते हैं, अलांग होते हुए उसी की ओर या उसी से दूर होते हैं. तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या तो इस साइड में होगा या बेटा या इस साइड में होगा या इस साइड में होगा. तो ऐसे फोर्स को बेटा सेंट्रल फोर्स बोला जाता है. तो यहां पर ये थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये सेंट्रल फोर्स को फॉलो करते हैं. और जो इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा कि ये दीज फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्स. तो यहां पर यहां एक नेक्स्ट बनेगा कंजर्वेटिव फोर्स. ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है. सिमिलरिटी में है बेटा ये कि दोनों एक कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं. अब बात यहां पर कंजर्वेशन पर आता है, इसकी फिजिक्स क्या कहती है. कंजर्वेटिव क्या है बेटा, जब किसी फोर्स ऐसे फोर्स की वजह से वर्क हो कि उसका वर्क डन कैसा हुआ, कैसे कौन से पाथ को फॉलो किया, उसका वर्क डन उस पाथ पर डिपेंड ही ना करे, तो ऐसे फोर्स के थ्रू जो वर्क होता है, तो ऐसे फोर्स को ही हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब कभी भी कोई वर्क डन हो और उस वर्क डन जिस फोर्स की वजह से है वह उसके पाथ पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. एंड जो फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहती है बेटा कि बोथ फोर्स आर हैंडल इन वैक्यूम. दोनों फोर्स को आप वैक्यूम में हैंडल कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, या दोनों फोर्स का एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन हम वैक्यूम में भी ले सकते हैं. तो बोथ फोर्स आर प्रोड्यूसेस इन वैक्यूम. तो बोथ फोर्स आर प्रोड्यूसेस इन वैक्यूम. तो ये वैक्यूम में भी होंगे. तो these are some basic points, similar points between the gravitational force and electrostatics force. तो बेटा हम लोगों ने बेसिकली ये 5 पॉइंट देखा, और वो 5 पॉइंट सिमिलर पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और ग्रेविटेशनल फोर्स में. अब देखिए कि डिसिमिलर पॉइंट क्या क्या है. तो डिसिमिलरिटी क्या है. डिसिमिलर पॉइंट या डिसिमिलरिटीज फर्स्ट पॉइंट है बेटा, देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज इन अट्रैक्टिव नेचर बिटवीन द टू आर मोर बॉडी, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आर repulsive or attractive force between the two charges. तो फर्स्ट डिसिमिलरिटीज क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स का ऑलवेज कैसा नेचर होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होगा बेटा
वो कैसा होगा, आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। इन दोनों में से कोई एक होगा, तो ये डिसिमिलरिटी हो गई। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मीडियम ऑफ नेचर। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेचर के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, कैसा भी मीडियम हो, वहां पर एयर हो, वाटर हो, ग्लास हो, कोई मेटल हो, वुड हो, कुछ भी हो, सब के सब जितनी भी बॉडी है वो अर्थ की ओर गिरेगा, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो सेम एक्सीलरेशन से गिरेगा या उस पर सेम फोर्स लगेगा। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी किसी भी बॉडी के लिए, वो कांस्टेंट होता है। अगर फोर्स हो रहा है बेटा, यहां पर मैं आपका डाउट ये भी दूर करूंगा, चेंज हो रहा है तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मास उसका अलग होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगा। बट आप सेम मास की दो बॉडी को आप गिराओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम ही लगेगा, चाहे वो किसी आप आयरन की बॉडी को गिराओ और चाहे आप उस एक वुड की बॉडी को गिराओगे, मास सेम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होने वाला है। इट मीन्स मीडियम ऑफ द नेचर या मीडियम ऑफ द पार्टिकल्स की वजह से यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं होने वाला है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड, ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on the nature of medium, while the electrostatics force does depends on the nature of medium। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, हाँ, नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। दोनों चार्जों के बीच बेटा क्या मीडियम है, या मीडियम चेंज हो रहा है तो कौन सा मीडियम है, इनके बीच मीडियम क्या है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड करता है। वो मैं आपको फार्मूले में दिखा रहा हूं बेटा कैसे डिपेंड करता है। आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो फार्मूला होता है बेटा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 upon R square, where K is the dielectric constant। What is the dielectric constant? Dielectric constant ये बताता है कि दो चार्जों के बीच में मीडियम क्या है, उस मीडियम का कांस्टेंट होता है K। इट मीन्स फोर्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। बट इस वाले फार्मूले में कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है, तो या ऐसा आप ऐसा बोल सकते हैं कि Fg किसी भी मीडियम के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है बेटा। एंड द थर्ड पॉइंट इज, जो थर्ड पॉइंट है बेटा इसमें कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस पर मैं एक लेक्चर करने वाला हूं बेटा कि कैसे बहुत ग्रेटर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैं इसका कंपैरिजन करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन करके आपको बिल्कुल बाकायदा दिखाऊंगा कि उसका एक्सीलरेशन कितना इंक्रीज हो जाता है, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी कितनी वैल्यू इंक्रीज रहती है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स, बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ये 3 स्टेप में करके इसको दिखाऊंगा। तो यहां पर थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे आप कि इलेक्ट्रोस्टैटिक
force is more greater than या much greater than gravitational force. This is the dissimilar point between the electrostatics and gravitational force. और इस लेक्चर में बेटा ये कुछ सिमिलर पॉइंट हैं, कुछ डिसिमिलर पॉइंट हैं. आई होप ये समझ में भी आया होगा बेटा. जो कुछ न समझ में आए कमेंट में आप लिख कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा और उसका आपके प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा. थैंक यू बेटा.